वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे मॉडरेट एंड रिवॉल्यूशन लीडर्स। मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले हम लोग ने कांग्रेस के बारे में कुछ चैप्टर्स किए थे और उसके बाद एमसीक्यू भी किया था कांग्रेस के बारे में। वहाँ पर काफ़ी मेंशन हुआ था मॉडरेट और रिवॉल्यूशन लीडर्स के बारे में। इन दोनों की सोच कैसे कैसे अलग थी और कैसे ये देश को आगे बढ़ाना चाहते थे और आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट और रिवॉल्यूशन लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये थ्री फेसेस ऑफ द लीडर्स। ये थ्री जो डिफरेंट फेसेस आए थे ये क्यों आए थे और कौन कौन सा टाइम पीरियड था जब ये रेवोल्यूशनरी या फिर मॉडरेट टाइम आया था। पहले आता है मॉडरेट लीडर्स। अगर कांग्रेस में सबसे पहले देखा जाए तो फिर थे डब्ल्यू बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी। ये सभी बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे और ये सभी मॉडरेट लीडर्स थे। तो 1885 जैसा आप देख रहे हैं कि कांग्रेस जब बना था, और 1905 वो टाइम है जब आपका बंगाल डिवीजन हुआ था। जैसे बंगाल का डिवीजन हुआ था, अब देखे थे कि रेवोल्यूशन लीडर्स जो है वो कांग्रेस पे ज्यादा प्रेशर बनाने लगे थे कि ब्रिटिश के साथ बातचीत करके कोई फायदा नहीं है, हम लोग को कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा ताकि ब्रिटिश को इंडिया से हटाया जा सके। फिर आते हैं रेवोल्यूशन लीडर्स का वर्क। वो स्टार्ट होता है 1905 से 1919 तक रेवोल्यूशन लीडर्स का टाइम चलता है। फिर आता है गांधीयन एज। ये चलता है आपके 1919 से इंडिया को जब तक आज़ादी मिला था 1947 तक। अब हम लीडर्स के बारे में देख लेंगे। पहले हम लोग देखेंगे हमारे मॉडरेट लीडर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं उनके बारे में। उनके बाद देखेंगे हम लोग रेवोल्यूशन लीडर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जो लीडर आते हैं वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आपको पता ही होगा कि सेकेंड जो कांग्रेस हुआ था, कांग्रेस का सेशन जो कोलकाता में हुआ था या फिर उस वक्त पे कालकाटा बोला जाता था, वहां पर प्रेसिडेंट बने थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उनको प्यार से उनका फेमसली नाम बना था दादा भाई नौरोजी का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने किताब लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब ने पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया था कि ब्रिटिश एम्पायर हमेशा इंडियंस को ये समझाते रहते थे कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे आके इंडिया की कितना फायदा किया। पर ये ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी ने ये पूरा चीज दिमाग से उनका हटा दिया था, इंडियंस के दिमाग से। उन्होंने इसमें अच्छे से लिखा था कैसे ब्रिटिश इंडिया में आया और ब्रिटिश इंडिया के पास पहले कितना पैसा कितना ट्रेजर था, पर इंडिया में ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। उन्होंने ना सिर्फ इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया बल्कि एग्रीकल्चर पे उल्टा सीधा टैक्स लगा के भी एग्रीकल्चर को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। इंग्लैंड जो इंडिया में आया या फिर ब्रिटिश जो इंडिया में आया वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, और ब्रिटिश शासन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलाने के लिए, अपना फायदा करने के लिए वो आए हैं और इंडिया को सिर्फ गरीब से गरीब बना रहे। और जितने दिन ब्रिटिश रहेंगे उनका हालत बदतर से बदतर होते रहेगा इंडियंस का। ये चीज उन्होंने पहला दिखाया था उनकी किताब में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने जो नेशनल इनकम होता है उसको पहली बार कैलकुलेट करने का ट्राई किया था 1867 और 68 में। उस वक्त पे उन्होंने एस्टिमेट किया था कि हर एक इंसान की टोटल इनकम जो महीने की इनकम होती है वो 20 रुपए है। तो फिर टोटल इनकम उन्होंने 1867-68 में जो कैलकुलेट किया था पर कैपिटल इनकम, वो था 20 रुपए। और ये सबसे पहले कैलकुलेट किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। तो दादा भाई नौरोजी ने ये दिखाया था कि पर कैपिटल इनकम जब इतना खराब है, इतने लो स्टेटस पे हम लोग रह रहे हैं, तो कैसे ये कहा जा सकता है कि इंडियंस का हालत इंग्लैंड अच्छा कर दिया है, जबकि हम लोग के पास पहले इतना ट्रेजर था कि हम लोग को इंडिया का सोने का चिड़िया कहा जाता था, पर उन्होंने इतना हालत खराब कर दिया। पहले का अगर आप लोग हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वर्ल्ड के सभी तरफ हम लोग का मतलब इंडस्ट्रीज चलता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। उस सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और इसी चीज को हाईलाइट करने किया था आपके दादा भाई नौरोजी ने। फिर आते हैं आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अगर बात किया जाए तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिससे बाद में इंस्पायर होकर बनाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और एक बार दादा भाई नौरोजी का, दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम होगा, पार्टी का नाम दिया था हमको दादा भाई नौरोजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात की जाए तो दादा भाई नौरोजी भी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के हिस्सा थे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के। उनके साथ आनंद मोहन बोस भी इंडियन नेशनल एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट थे और वो बना था आपके 1876 में। तो आपको जैसे पता ही होगा कि कांग्रेस इसी को देके बना था और ये खुद बना था 1876 में। इससे बाद में इंस्पायर होकर कांग्रेस बना था 1885 में। अगर सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात किया जाए तो फिर 1905 में जब बंगाल का डिवीजन हुआ था, तब बंगाल के डिवीजन के रात पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्णा के मित्रा, और वहीं पे बात हुआ था स्वदेशी रिवोल्ट का। शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हम लोग रिवोल्ट करें, तो डिसाइड किया गया था स्वदेशी रिवोल्ट का। अभी का जो बात चलता है कि बैन चाइना, मेड इन इंडिया यूज करो, इंडिया का प्रोडक्ट यूज करो, ये स्टार्ट हो गया था। जो थिंक ये 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट हो गया था, जहां पर बोला गया था कि ब्रिटिश के जो सामान है, ब्रिटिश के जो कपड़े हैं वो सब जला दो और सिर्फ इंडियन सामान यूज करो। इसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ा था कि बाद में 1911 में ब्रिटिश को डर के मारे जो बंगाल का डिवीजन हुआ था वो कैंसिल करना पड़ा था और ब्रिटिश बंगाल फिर से एक ही स्टेट बन गया था। फिर आते उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी की अगर बात किया जाए तो उमेश चंद्र बनर्जी आपके सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। जो पहला सेशन हुआ था कांग्रेस के, उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। और अगर सेशन की बात किया जाए तो फिर सेशन हुआ था आपके मुंबई में। तो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उमेश चंद्र बनर्जी। फिर आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले और एक महान लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ काफी कुछ किया था। वो थे पॉलिटिकल टीचर ऑफ गांधी जी। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि अपने पॉलिटिकल गुरु अगर वो किसी को मानते हैं तो फिर वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल गांधी जी जैसा आपको पता ही है कि पूरा अपना जिंदगी नॉन वायलेंस पे काम किए हैं, तो उनका मेन इंस्पिरेशन जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। साउथ में जब सोशल डिस्कशन हो रहा था, मतलब ये जो सोशल रिफॉर्मर्स के चैप्टर में आप देखेंगे, उन्होंने बनाया था सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ताकि वो सर्व करे इंडियन सोसाइटी को पीसफुली। फिर आते मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को फाउंडर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जो कि आपके वाराणसी में खुला गया था 1916 में। मदन मोहन मालवीय का बात किया जाए तो फिर वो फाउंडर थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। उनको फेमसली महामन्ना के नाम से जाना जाता था। तो ये नाम आप लोग बहुत याद रखेंगे, मतलब क्लियरली याद रखेंगे कि नीक नेम क्या क्या था। जैसे आप दादा भाई नौरोजी का अगर देखें तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, और यहाँ पर मदन मोहन मालवीय का अगर बात देखें तो मदन मोहन मालवीय को महामन्ना के नाम से पुकारा जाता था। और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो फिर वो फाउंडर थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। उन्होंने को फाउंडर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो BHU हम लोग कहते हैं, वाराणसी में था, और वो स्टार्ट किया गया था 1916 में। अब बात करते हैं रेवोल्यूशनरी लीडर्स। रेवोल्यूशन लीडर्स जैसे कि आपको पता ही है, ये क्रांतिकारी नेता थे और ये सोचते थे सिर्फ कंट्री से या फिर ब्रिटिश को डंडा मार के इंडिया से निकाला जा सकता है। बातचीत करना और ब्रिटिशर से बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। रेवोल्यूशन लीडर्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं रेवोल्यूशन लीडर बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो दिया था वो इन्होंने बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट। यहाँ पर है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये आप समझ ही सकते हैं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे इतना ज्यादा कब्जा कर रहे, इतना ज्यादा कंट्रोल कर रहे, तब बाल गंगाधर तिलक का ये जो स्टेटमेंट है स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट, कितना एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, और इससे ब्रिटिश को पूरे तरीके से हिला दिया था और ब्रिटिशर्स से अपने नंबर 1 एनिमी में बाल गंगाधर तिलक को रखा था। तो अगर बात करें 1893 में, तो उन्होंने स्टार्ट किया था गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल। ये गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल उन्होंने क्यों स्टार्ट किया था? ये एक नेशनलिज्म जगाने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था कि उस वक्त अगर देखा जाए तो फिर हिंदू मुस्लिम माइनॉरिटी मेजॉरिटी ये सब में ब्रिटिशर्स ने इंडिया को डिवाइड कर दिया था, और उन्होंने ये सब फेस्टिवल स्टार्ट किया था, गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, ताकि महाराष्ट्र और पूरे इंडिया के लोग एक साथ आ सके और अपना एक जो कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, उसके ऊपर प्राउड हो सके और फेस्टिवल में एक साथ आ सके। ही स्टार्टेड द मराठा एंड द केसरी न्यूज़पेपर। जो भी लीडर्स है, ज्यादातर आप लोग लीडर्स देखेंगे ब्रिटिशर्स ने कोई स्पीच देने का बंद कर देता था, और कहीं पे ये जाके स्पीच देना चाहते थे तो ब्रिटिशर्स वो चीज अलाउ नहीं करते थे कि ये कहीं जाके कहीं स्पीच दे,
या फिर इन्हें ज्यादातर टाइम हाउस अरेस्ट में बंद कर दिया जाता था। इसलिए ये अपना व्यूज जो है वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए न्यूज़पेपर का यूज करता था। तो वैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी अपने न्यूज़पेपर का यूज किया था। उनके दो न्यूज़पेपर थे, एक आपका न्यूज़पेपर था मराठा और दूसरा न्यूज़पेपर था केसरी, जिसमें वो अपने व्यूज और ओपिनियंस रखते थे। उन्होंने किताब लिखा था गीता रहस्य, और उनका जो पावरफुल स्टेटमेंट है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, जो देने के बाद वो ब्रिटिशर्स के नंबर 1 एनिमी बन गए थे। 1896 में दामोदर चापड़ेकर हरि और बालकृष्ण चापड़ेकर हरि, इन्होंने प्ले कमेटी के जो हेड है WC रैंड, उनको गोली मार दी थी। तब अपने न्यूज़पेपर में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि वो शिवाजी है। बालकृष्ण चापड़ेकर हरि, उनके भाई दामोदर चापड़ेकर हरि को उन्होंने शिवाजी से कंपेयर किया था, इसीलिए उनको जेल में भेज दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक को जेल में भेज दिया गया था। इन दोनों भाई ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की थी और ब्रिटिशर्स को मार गिराया था। वैसे शिवाजी ने मुगल के खिलाफ लड़ाई की थी और मुगल में बहुत सारे सैनिक को मार गिराया था, इसलिए शिवाजी को यहाँ पर दोनों भाइयों से कंपेयर किया गया था। इस कंपैरिजन को ब्रिटिशर ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था और उन्होंने इसलिए बाल गंगाधर तिलक को जेल में भेज दिया था। बाल गंगाधर तिलक की मौत हुई थी 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिस दिन स्टार्ट हुआ था उस दिन कौन से लीडर हम लोग को छोड़ के चले गए थे। तो आपका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। और अगर डेट पूछा जाए तो था 1 अगस्त 1920। वैलेंटाइन चिरोल ने उनको बोला था फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। मैंने पहले भी बताया था ये जो निकनेम से ये काफी इंपॉर्टेंट है और आपको काफी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो फिर यहाँ पर देखेंगे वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद आते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आपको जैसे पता ही है कि उनको कहा जाता था पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कहा जाता था और उनको प्रेसिडेंट बनाया था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। जैसा आपको पता ही होगा कि कांग्रेस का जो लेबर यूनियन था उसको कहा जाता था AITUC। AITUC के जो लीडर थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट बने थे पहले बार वो बने थे आपके लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मौत साइमन कमीशन के टाइम एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट लाया था उन्होंने। साइमन कमीशन जो था वो साइमन कमीशन इंडिया के तरक्की के लिए कुछ नियम बनाने के लिए आए थे, और साइमन कमीशन जो बना था, साइमन कमीशन में सारे आपके ब्रिटिशर्स थे और किसी भी इंडियन को नहीं लिया गया था इस कमीशन में। तो साइमन कमीशन को सबने बनाया किया था। कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और अदर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज भी जितने थे उन्होंने सबने प्रोटेस्ट किया था साइमन कमीशन के खिलाफ। तो लाला लाजपत राय ने भी साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक नॉन वायलेंट मार्च स्टार्ट किया था। नॉन वायलेंट मार्च, अब ये अच्छे से समझ लीजिए कि रिवोल्यूशन लीडर्स मतलब ये नहीं है कि वो सभी बंदूक उठाते थे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करते थे। रेवोल्यूशन लीडर्स का मतलब ये है कि वो खुलेआम रिवोल्ट करते थे ब्रिटिशर्स के साथ, जबकि मॉडरेट लीडर शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ बात करके ब्रिटिशर्स को लॉ फॉलो करके इंडिया से बाहर निकालना चाहते थे। तो उन्होंने स्टार्ट किया था एक नॉन वायलेंट मार्च प्रोटेस्ट साइमन कमीशन के खिलाफ। इसमें आपके प्रोटेस्ट में आपके भगत सिंह भी शामिल थे। इसी कमीशन में, साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में जब वो थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था, जिसका ऑर्डर दिया था आपके जेम्स ए स्कॉट ने। जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था और खुद से आगे बढ़ के लाला लाजपत राय को मार गिराया था। आपको जैसे पता ही होगा कि इस पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके लीडर लाला लाजपत राय थे, तो उनको मारने के लिए जेम्स ए स्कॉट सबसे आगे आके उन पे लाठीचार्ज किए थे और उसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। लाला लाजपत राय ने यह भी कहा था कि मेरे ऊपर जितने भी लाठी गिराए गए हैं वो ब्रिटिश के ताबूत के हरे कील बनेंगे, और यही बाद में भी हुआ था। फिर आते बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल जो रेवोल्यूशन लीडर्स हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पर आप अगर इमेज देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों को बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल पाल और लाला लाजपत राय। बाल, लाल और पाल जो भी रेवोल्यूशन लीडर्स थे
वो इन तीनों को अपने गुरुदेव मानते थे, क्योंकि ये उनको सही तरीके से रेवोल्यूशन करने का तरीका समझाते थे, और ब्रिटिशर्स के लिए ये तीनों सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। अब अगर बात करें बिपिन चंद्र पाल वॉज वन ऑफ द लीडर्स जो खुलेआम गांधी जी के खिलाफ बोलते थे। गांधी जी का अगर बात किया जाए तो वो साउथ अफ्रीका से आके ऐसा उन्होंने एक इमेज बना लिया था, अपना महात्मा वाला इमेज बना लिया था। मतलब अगर आप गांधी जी के खिलाफ कुछ भी बोले तो आप गलत है और आप पूरे इंसान हैं। पर सबसे पहले गांधी जी के खिलाफ जिन्होंने खुलेआम बुरा चीज कहा था और उनके अगेंस्ट रहे थे वो थे बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल को इसलिए फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट्स बोला जाता है इंडिया का। इंडिया में जो भी रेवोल्यूशनरी थॉट्स होते हैं उनका जनक कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल ने सबसे पहले महात्मा गांधी का प्रोटेस्ट किया था और उनका ये सोच कि पीसफुल तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स से इंडिया लिया जा सकता है, इनके सबसे पहले खिलाफ गए थे बिपिन चंद्र पाल। ये बात ध्यान रखने के लिए कि गांधी के जो भी प्रोसेस थे उसके खिलाफ बहुत जन थे, पर उनके खिलाफ कोई बोलता नहीं था। सबसे पहले उनके खिलाफ बोले थे ये तीनों के टीम बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले प्रोटेस्ट किया था, और उसमें सबसे पहले गांधी जी के खिलाफ बोले थे बिपिन चंद्र पाल। श्री अरबिंदो घोष जो आपके और एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, उन्होंने उनको माइटिएस्ट प्रॉफिट्स ऑफ नेशनलिज्म कहा था। श्री अरबिंदो घोष आपको पता ही होगा, जब ये कांग्रेस का डिवीजन हुआ था आपके सूरत के सेशन में मेनली जो डिवीजन हुआ था उसमें मॉडरेट लीडर्स चाहते थे कि जो लीडर हो, मतलब प्रेसिडेंट वो हो जाए रास बिहारी बोस, क्योंकि वो भी एक मॉडरेट लीडर थे। रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष। और जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स चाहते थे कि लाला लाजपत राय लीडर हो जाए, उनके रेवोल्यूशनरी लीडर। तो इसी चीज में लेके हल्ला हुआ था, और बाद में जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था तब झगड़ा सबसे ज्यादा बढ़ाया था आपके श्री अरबिंदो घोष और बाल गंगाधर तिलक ने। पर ये झगड़ा जब एक्सट्रीम पे पहुंच गया तब ये दोनों का डिवीजन हो गया था। दोनों का डिवीजन होने के बाद ये जो दोनों मॉडरेट और रेवोल्यूशन लीडर्स, ये दोनों फिर से एक साथ होना चाहते थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अलग अलग रहेंगे तो ब्रिटिशर के लिए आसानी होगा उनको टारगेट करना। पर मॉडरेट लीडर एक थे आपके फिरोज शाह मेहता, जिनको आपका ब्रिटिशर्स ने सर की उपाधि भी दी थी, और वो जब तक जिंदा थे वो कभी भी मॉडरेट और रेवोल्यूशन लीडर्स को एक साथ आने नहीं दिए थे। तो फिरोज शाह मेहता जैसे और भी काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनका नाम लेना सही नहीं होगा, पर आप देख लीजिए बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको इंडिया में रह के इंडिया को अलग करने का काम दिया जाता था, जिनको ये सब कम्युनिटी, फिर धर्म, जात, अपना एरिया, ये सब बोल के अपने देश को अपने अंदर से तोड़ने का काम दिया जाता था, और ब्रिटिशर्स इनको काफ़ी सपोर्ट करते थे। तो अगर बिपिन चंद्र का पाल की बात की जाए तो ही हैड सम मेजर डिफरेंसेस विद गांधी जी। जैसा मैंने बोला, गांधी जी के खिलाफ बोलने वाले सबसे पहले आदमी थे आपके बिपिन चंद्र पाल, और ये मेंबर थे ब्राह्मण समाज के। ब्राह्मण समाज जैसा आपको पता ही है कि टैगोर फैमिली, राजा राम मोहन रॉय जो फाउंडर थे, वो सभी ब्राह्मण समाज के मेंबर थे। तो बिपिन चंद्र पाल की बात की जाए तो वो भी मेंबर थे आपके ब्राह्मण समाज के। फिर आते हैं ये रेवोल्यूशन लीडर्स और मॉडरेट लीडर्स क्यों अलग हुए थे। आपको सबको ही बताया कि बंगाल के डिवीजन के बाद ये मेनली अलग हुए थे। बंगाल डिवीजन के बारे में यहाँ पर और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। उस टाइम अगर बंगाल डिवीजन के वाइसरॉय की बात की जाए तो फिर वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड कर्जन। डिवीजन होने का अनाउंसमेंट किया गया था 20 जुलाई 1905 को। ये याद रखिए कि अनाउंसमेंट किया गया था 20 जुलाई 1905 को, डिवीजन नहीं हुआ था। डिवीजन हुआ था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। उस टाइम पे 7 अगस्त, उसके एक महीने करीब बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया गया सुरेंद्रनाथ बनर्जी और कृष्ण के मित्रा द्वारा। जैसा हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी कृष्णा के मित्र ने यह स्वदेशी रिवोल्ट स्टार्ट किया था। स्वदेशी रिवोल्ट में यह बोला गया था कि ब्रिटिशर्स के जितने भी सामान है उनको जला दिया जाए और इंडियंस जितने भी है वो सब इंडियन सामान यूज करें। ऐसा कि जो ब्रिटिश सामान यूज करते थे उनके फैमिली फंक्शन में या फिर उनके फैमिली के मेंबर्स से कोई बातचीत नहीं करता था, और उनके घर के कोई भी फैमिली फंक्शन हो, शादी हो या फिर कुछ भी हो, वहां पर कोई भी अटेंड करने नहीं जाता था। यही था आपका स्वदेशी रिवोल्ट। तो जैसा कि आपको बताइए कि अनाउंस हुआ था 20 जुलाई 1905 को और कैरिड आउट हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। जिस दिन ये अलग हुए थे
उस दिन आपका रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया था। गंगा नदी पे दोनों पार्टी आके वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल के सभी जो लोग हैं, जहाँ पर डिवीजन हुआ, सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे के हाथ में आके राखी बांध दिए थे कि हम दोनों जो अलग अलग एरिया के लोग हैं उनके बीच डिवीजन काट दिया गया, पर हम लोग दोनों एक ही है और इसलिए हम लोग दोनों भाई हैं। उसी दिन उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाना लिखा था আমার সোনার बांग्ला। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाना लिखा हमारा सोनार बांग्ला, जिसका मतलब होता है मेरा सुनहरा बंगाल। ये गाना लिखा था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने और बाद में ये नेशनल सॉन्ग भी बना था बांग्लादेश का। 1905 के सेशन में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के, उन्होंने सपोर्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को। उन्होंने कहा था स्वदेशी मूवमेंट ना सिर्फ बंगाल में करना चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट का इतना ज़्यादा पावर है कि उसे पूरे इंडिया में फॉलो करना चाहिए, और अगर हम लोग पूरे इंडिया में इसे अच्छे तरीके से फॉलो करवाएं तो फिर ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो बंगाल डिवीजन को अलग करने के लिए आपको पता ही होगा कि उनका यही था कि डिवाइड एंड रूल। तो मैंने पहले ही बताया था ऐसे बहुत पॉलिटिकल लीडर्स थे इंडिया के जिन्होंने उन्हें कम्युनिटी के खिलाफ या फिर स्टेट ये सब के खिलाफ उनको सपोर्ट करते थे ताकि वो इंडिया को और भी डिवाइड कर सके। इसी मतलब से उन्होंने बनाया था मुस्लिम लीग, जो बना था 1906 में बांग्लादेश में। और इसके फाउंडर की बात की जाए तो ख्वाजा सलीमुल्लाह। हिस्ट्री में आप देखेंगे रेगुलरली मुस्लिम लीग को ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते थे कि मुस्लिम लीग ने इंडिया को पूरे तरीके से डिवाइड कर दिया था, और कम्युनिटी के बेसिस पे भी इंडिया को सबसे ज़्यादा डिवाइड किया था आपके मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ पर हम लोग कंक्लूजन एक बार देख लेंगे। हम लोग देखेंगे जो मॉडरेट लीडर्स थे और रेवोल्यूशन लीडर्स थे, उन दोनों की सोच अलग अलग थी। मॉडरेट लीडर्स इसी कारण से रिवोल्ट नहीं करना चाहते थे क्योंकि मॉडरेट लीडर्स में ज़्यादातर आप जो देखेंगे वो सब लॉयर थे, वो सब लॉ के स्टूडेंट थे। तो मॉडरेट लीडर्स को ये लगता था क्योंकि अगर गए रिवोल्ट की तरफ तो जो भी प्रोटेस्ट है वो बहुत जल्दी वायलेंस की तरफ आ जाएगा, और जैसे वायलेंस की तरफ आ जाएगा ब्रिटिशर्स उनको पकड़ के जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसको आसानी से बंद कर सकते हैं। तो इसलिए मॉडरेट लीडर्स हमेशा चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिशर्स से बात करना। और रेवोल्यूशन लीडर्स की बात करें तो वो चाहते थे कि सामने सामनी बात हो, रिवोल्ट के साथ बात हो ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि वो अच्छे तरीके से समझ गए थे कि ब्रिटिशर्स सिर्फ एक ही बार एक झूठ बोलेंगे और अपना कोई भी बात वो नहीं मानेंगे। जो भी वो नियम लाते थे वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए और इंडिया को और भी डिवाइड करने के लिए नियम लाते थे। इसलिए रेवोल्यूशन लीडर्स ने सोचा था कि रिवोल्ट ही एक ऐसा तरीका है जिससे इंडिया से ब्रिटिशर्स को निकाला जा सकता है। तो इनकी सोच आप देख सकते हैं पूरे तरीके से अलग अलग थी, पर इनका जो एम था वो दोनों का एम सेम था, वो था भारत का इंडिपेंडेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हैं और चैनल को आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर इंडियन हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर इंडियन हिस्ट्री में आप MCQ सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।